वर्धा के हिंगनघाट तहसील अंतर्गत आने वाले धूची गांव में लोगों ने संतप्त होकर जिला परिषद की एक स्कूल को ताला लगा दिया, क्योंकि उस स्कूल में एक ही शिक्षक कक्षा पहली से लेकर 5 तक की क्लास अकेले ही ले रहा था, जिस वजह से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा है। एक और राज्य सरकार सर्व शिक्षा अभियान अंतर्गत अपनी प्रशंसा करवा रही है, वहीं दूसरी ओर यह योजना को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, इस बात का पता इसी से लगाया जा सकता है कि वर्धा जिले के हिंगनघाट तहसील अंतर्गत आने वाले धूची गांव में लोगों ने संतप्त होकर जिला परिषद की एक स्कूल को ताला लगा दिया, क्योंकि उस स्कूल में एक ही शिक्षक पहली से लेकर 5 तक की क्लास अकेले ले रहा था, जिस वजह से स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों का भविष्य खतरे में नजर आ रहा था। गांव वालों ने बताया कि उन्होंने शिक्षण विभाग को इस बारे में कई बार बताया, मगर उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया, जिस वजह से हमने यह कदम उठाया है। और हैरानी की बात यह है कि पिछले कई दिनों से यह स्कूल बंद है, मगर फिर भी इसे शुरू करने के लिए किसी भी तरह के प्रयास नहीं किए जा रहे हैं। 144 विद्यार्थी आणि 44 शिक्षक अशी परिस्थिती आहे। काही ठिकाणी एक विद्यार्थी 2 शिक्षक, 2 विद्यार्थी 2 शिक्षक, 3 विद्यार्थी 2 शिक्षक असे एकूण 9 पर्यंत म्हणजे 1 ते 9 विद्यार्थी संख्या असलेल्या शाळांमधून 44 शिक्षक काम करत आहेत। परंतु शासकीय नियम आणि शिक्षकाचे अधिकार या सदराखाली त्या गोष्टीची तडजोड लागत नाही, ही एक दुर्दैवाची गोष्ट आहे। नाही, शासकीय व्यवस्थेवर आमचे जे अधिकार आहे आणि आमची जे मागणी आहे त्याप्रमाणे आम्ही त्याच्यावर नियंत्रण ठेवू शकतो, परंतु आमच्या मागणीनंतर जसं समजून चला की आता त्या दोषी शाळेला ताबडतोब शिक्षक द्यायचा होता, परंतु प्रभारी सीओ तसे ऑर्डर काढू शकत नाही। ते ऑर्डर मुख्य सीओच काढू शकतात आणि मुख्य सीओ गेली 45 दिवस त्या संबंधित विभागाच्या ट्रेनिंग करता बाहेर ठिकाणी गेल्या होत्या, त्यामुळे जवळपास 45 दिवस यात खोळंबा झाला। केंद्र सरकार की ओर से घोषित स्मार्ट सिटी योजना की पहली सूची में नागपुर शहर का नाम शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब मंगलवार को घोषित किए गए 27 शहरों की सूची में 5वें स्थान पर शहर को शामिल किया गया है। केंद्रीय नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा इसकी घोषणा करते ही जहां मनपा के सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया, वहीं विपक्ष ने इसे चुनौती हथकंडा बताते हुए कड़ी आलोचना भी की। केंद्र सरकार की ओर से घोषित स्मार्ट सिटी योजना की पहली सूची में भले ही नागपुर शहर का नाम शामिल नहीं किया गया, लेकिन अब मंगलवार को घोषित किए गए 27 शहरों की सूची में 5वें स्थान पर शहर को शामिल किया गया है। केंद्रीय नगर विकास मंत्री वेंकैया नायडू द्वारा इसकी घोषणा करते ही जहां मनपा के सत्ता पक्ष की ओर से केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया गया, वहीं विपक्ष ने इसे चुनावी हथकंडा बताते हुए कड़ी आलोचना भी की। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने इस योजना के तहत देश भर के 100 शहरों का चयन करने का निर्णय लिया। देश के 100 शहरों को स्मार्ट बनाने के लिए केंद्र से विशेष निधि देने की घोषणा की। इस योजना में शामिल होने के लिए मनपा ने क्रिसिल संस्था के माध्यम से प्रस्ताव तैयार कर केंद्र सरकार को भेज दिया था, लेकिन इसमें खामियां निकालकर केंद्र सरकार ने पहली सूची में जगह देने से इनकार कर दिया था। खामियों को दूर कर पुनः भेजे गए प्रस्ताव को अब स्वीकार कर ऑरेंज सिटी को स्मार्ट सिटी में शामिल किया गया। सर, मेरा सवाल ऐसा था कि नागपुर जो है वो स्मार्ट सिटी बनने की सूची में आ गई है, एक होड़ सी लगी है कि नागपुर स्मार्ट सिटी बनना चाहिए, तो इसके ऊपर क्या सोचना है आपका? देखिए, स्मार्ट सिटी जो बनती है उसमें हमको इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा होना नो डाउट, मगर वहाँ के लोग भी स्मार्ट होना। जी। स्मार्ट सिटी के लिए हमारे पास स्मार्ट ट्रेडर्स होना चाहिए। हम अभी मुहिम चला रहे हैं
स्मार्ट ट्रेडर्स फॉर स्मार्ट सिटी फॉर स्मार्ट इंडिया। तो व्यापार करने के जो भी आधुनिक तरीके हैं, कैशलेस इकोनॉमी, नगद रहित अर्थव्यवस्था, ये जो है ये भी समझना पड़ेगा। फिर जो सिटीजन्स हैं उनको भी अपने आप को अपग्रेड एंड मॉडर्नाइज करना पड़ेगा, स्मार्ट बनना पड़ेगा। हम अगर वही पुराने तरीके से जीना जिएंगे, वैसे ही कचरा यहाँ वहाँ फेंकते रहेंगे और स्मार्ट टाइम से नहीं पहुँचेंगे, तो अल्टीमेटली स्मार्ट सिटी रहने के बाद भी हम स्मार्ट नहीं रहेंगे तो हमारी छवि अच्छी नहीं होगी। स्मार्ट सिटी तभी कहलाएगी जब वहाँ के लोग स्मार्ट हो जाएंगे, वहाँ के व्यापारी स्मार्ट हो जाएंगे। सर, इस नजरिए मतलब व्यापार की दृष्टि से आप इसे कैसा देखते हैं? अगर नागपुर स्मार्ट सिटी बन जाती है तब कितना फर्क पड़ेगा और अब कितना फर्क पड़ रहा है इसमें? डेफिनेटली जब स्मार्ट सिटी बन जाएगी तो लोगों का प्रेफरेंस रहेगा यहाँ आके रहने के लिए, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर और सब चीज अच्छी रहेगी। जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो डेफिनेटली बिजनेस बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ती है। स्मार्ट सिटी में अच्छी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, अच्छी लॉजिस्टिक, अच्छी पार्किंग रहने से भी व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। व्यापार बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, तो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाएगा और पर कैपिटा इनकम जो यहाँ हमारी इंडिविजुअल्स की है, ये पर कैपिटा इनकम विल ऑल्सो गो अप। तो डेफिनेटली एक जो अच्छे दिन वाली बात है वो स्मार्ट सिटी से होगा। सर, मेरा सवाल ऐसा था कि नागपुर जो है वो स्मार्ट सिटी बनने की होड़ में है, तो इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? नहीं, स्मार्ट सिटी नागपुर बनने जा रही है, ये अच्छी बात है, लेकिन मेरा उसमें ऐसा कहना है कि नागपुर शहर में आज अनेक विधानसभा मतदार संघ में या अनेक बस्तियों में, अनेक वार्डों में वहाँ पर बेसिक एमिनिटीज का अभाव है। जो हमारी नागरिक सुविधाएं रहती है वो आज भी वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो स्मार्ट सिटी की अपन एक तरफ बात कर रहे हैं, एक तरफ आज भी रास्ते कई बस्तियों में नहीं है, पीने के पानी की समस्या आज भी है। अपन मई महीने में, जून महीने में या अप्रैल महीने में, ये तीनों महीने में कई बस्तियों में वहाँ पर हजारों टैंकर आज भी जाते हैं। तो OCW का जो इनका वादा था 24/7 के पानी का, वो पूरा नहीं हुआ, इसलिए पानी की समस्या है। तो ये जो अपनी बेसिक सुविधाएं हैं, ये जब तक पूरी नहीं होती तब तक अपन स्मार्ट सिटी की बात कैसे कर सकते हैं? तो सर, ये OCW की बात हुई या फिर रास्तों का जो निर्माण कार्य हो, तो आपको क्या लगता है कि पहले इसके ऊपर काम करना कितना जरूरी पड़ जाता है? बिल्कुल 100% यही सबसे आवश्यक चीजें है कि रास्ते हो, स्ट्रीट लाइट हो, पीने के पानी की समस्या पूरी तरह से सुलझ जाए, उसके बाद में सीवेज हो, तो ये सारी चीजें पूरी हो जाएंगे, उसके बाद में फिर अपन स्मार्ट सिटी की बात कर सकते हैं। जी सर, एक तरफ स्मार्ट सिटी की बात हो रही, तो आपको क्या लगता है कि महानगर पालिका के भी चुनाव होने जा रहे हैं, तो क्या यही बीजेपी यही हथकंडा अपना कर क्या खुद को स्थापित करना चाहती है? हाँ, मेरा उसमें ये बोलना है कि केवल घोषणाएं रोज करोड़ों रुपए पेपर के माध्यम से, वर्तमान पत्र के माध्यम से, अखबार के माध्यम से हम लोग देखते हैं कि अलग अलग किसी न किसी विकास कार्य को लेकर करोड़ों रुपए बांटे जाते हैं, लेकिन वो करोड़ों रुपए वो सब काम शुरू होते हैं क्या? मुझे तो लगता है कि कांग्रेस के जमाने में मेट्रो रेल की वहां पर घोषणा हुई थी, पृथ्वीराज चौहान जी मुख्यमंत्री थे, तभी उसका काम शुरू हो गया था। तो जो कांग्रेस के जमाने में जो फाइलें मंजूर हुई थी, जो काम मंजूर हुए थे, केवल उसी को आगे बढ़ाया जा रहा है, अलग से कुछ भी नहीं हुआ। तो इनके जो वायदे हैं, इनके ऊपर पब्लिक कैसे भरोसा करे? भाऊ, हमें पता है कि जिस तरीके से महानगर पालिका हो या फिर स्मार्ट सिटी हो या फिर मेट्रो रेल हो, तीसरी सूची में नागपुर का नाम जो है स्मार्ट सिटी में शामिल हुआ है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? नहीं, देखिए, इसमें कैसा है कि स्मार्ट सिटी के लिस्ट में नागपुर शहर का नाम आया, ये तो अपने लिए बहुत अच्छी बात है, मगर इसके अंदर में जो मूलभूत सुविधाएं जो है जरूरी जी, वो प्रथम प्रायोरिटी के ऊपर में होना बहुत जरूरी है जी। स्मार्ट सिटी के बदले अभी अपने यहाँ पर झोपड़पट्टी का पट्टे वाटप का प्रश्न पड़ा हुआ है जी। अपने यहाँ पर पानी की समस्या है, गटर लाइन की समस्या है जी। ये समस्या जो है, अगर स्मार्ट सिटी के अंतर्गत अगर इसको तुम इंक्लूड करते हैं जी, तो ये ज्यादा बेहतर हो सकता है, ना कि अपना हाईफाई रोड बना रहे हैं। इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हाईफाई होना, जनता को तो जरूरी चीजें जो है जी
उसके अंदर में ये शामिल होना चाहिए, ऐसा तो मेरा कहना है। जी, यानी साफ तौर पर आपका कहना है कि मूलभूत सुविधाएं जो हैं जी 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 मूलभूत सुविधा के ऊपर में ये सब इस पर काम होना चाहिए। अपन सीमेंट रोड बना रहे मगर इधर में बेकारी बढ़ रही है, इधर में अपन स्मार्ट सिटी बनाने के चक्कर में इधर में गर्मी बढ़ रही है जी। ये सब जो है ये जो जरूरी चीजें उसको पहले करना चाहिए, ऐसा मेरा कहना है इसके अंदर में। जी, महानगर पालिका के चुनाव अभी अगले वर्ष ही करीब आते जा रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये क्या बीजेपी का हथकंडा है कि नहीं, कि मेट्रो रेल या फिर रामदेव बाबा बस स्टैंड या फिर स्मार्ट सिटी को लेके? देखिए, जो पहली लीग जो डिक्लेयर हुई थी स्मार्ट सिटी की जी, नागपुर सिटी का नाम उसी वक्त में आ सकता था जी, मगर क्यों नहीं आया, ये भी एक सोचने वाली बात है जी। ये जो आप जो कह रहे हैं इस विचार से मैं भी सहमत हूँ। हो सकता है कि आने वाले जो महानगर पालिका के जो इलेक्शन लगे हुए हैं उसको मद्देनजर रखते हुए ही ये नाम सेकंड लिस्ट में आया, ऐसा तो मेरा व्यक्तिगत तो कहना मेरा है। जी जी। उरी में हुए आतंकी हमले में 18 जवानों की शहादत ने देशवासियों में गुस्सा भर दिया है। देश के हर छोटे बड़े शहरों में लोग सड़क पर उतरकर विरोध कर रहे हैं। नागपुर के संविधान चौक में बजरंग दल ने और यशोधरा नगर में शिवसेना के युवा सेना ने, तो वाशिम में भी शिवसेना के युवा सेना ने इस घटना का विरोध कर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। अठारह जवानों की शहादत ने देशवासियों को गुस्से से भर दिया है। देश के हर छोटे बड़े शहरों से लोग सड़कों पर उतरकर इसका विरोध कर रहे हैं। नागपुर के संविधान चौक पर बजरंग दल ने प्रदर्शन कर पाकिस्तान ध्वज जलाया और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला जलाकर पाकिस्तान के विरोध में नारेबाजी की। तो वहीं मंगलवार को नागपुर के यशोधरा नगर में शिवसेना की युवा सेना की ओर से शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च रैली निकाली गई और वाशिम जिले के मंगलूर पीर के पंचायत समिति कार्यालय के प्रांगण में शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई और साथ ही साथ पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ का पुतला भी फूंका गया। जिस तरह परसों रात को सोते हुए हमारे उरी में हमारे सैनिक कैंप पर पाकिस्तान ने कायराना हमला किया है, जिसमें हमारे 18 सैनिक शहीद हो गए हैं। आज उन्हीं का निषेध करने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता यहाँ पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाने के लिए खड़े हुए हैं और हमारा मोदी जी से मांग भी है कि जिस पाकिस्तान ने बार बार इससे पहले पटियाला बेस कैंप पर हमला किया, अब उरी में हमारे सोते हुए सैनिकों पर हमला किया, अब प्रधानमंत्री को देर ना करते हुए पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि हम नरेंद्र मोदी जी से बहुत उम्मीद करते हैं। हम जो वो सत्ता में आए हमें उनसे विश्वास था कि वो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। आज हम उनसे मांग करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर उन सैनिकों को मारा जाए, उनके अपमान का बदला लिया जाए जिन्होंने हमारे सैनिकों को मारा है। बढ़ती हुई आतंकवादी गतिविधियों को अगर रोकना है तो पाकिस्तान पर हमला करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारे सैनिक ऐसे ही मरते रहेंगे और सरकारें सोती रहेंगी, लोगों का गुस्सा बढ़ता रहेगा। ऐसा ना हो कि लोग ही अपने गुस्से को कंट्रोल में रखने के बजाय और सीमा पार कर जाएं, फिर मोदी जी के पूरे पाकिस्तान के लिए रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। खापरखेड़ा के तुलाराम ढोले निवासी विद्यालय में कुछ दिन पहले हुए नाबालिग छात्र से दुष्कर्म के मामले में खापरखेड़ा पुलिस के सुस्त रवैये के खिलाफ बुधवार को खापरखेड़ा सामाजिक संगठन द्वारा मोर्चा निकाला गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपस्थित लोगों ने खापरखेड़ा पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक को हटाए जाने की मांग की है। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि 10 सितंबर को हुए इस मामले में खापरखेड़ा पुलिस ने मामले की गंभीरता को नज़रअंदाज करते हुए 6 घंटे के ऊपर का समय मामला दर्ज कराने को लगाया था। जब लोगों की भीड़ थाने में बढ़ने लगी तब जिले के पालक मंत्री बावन कुले के हस्तक्षेप से मामला पुलिस ने दर्ज किया, जिसका आक्रोश बुधवार को मोर्चे में देखा गया, जहां सामाजिक संगठन द्वारा बड़ी संख्या में मोर्चा निकालकर खापरखेड़ा पुलिस का विरोध किया गया। इसमें के जो पीड़ित है वो पुलिस स्टेशन में 3 बजे के आसपास में दोपहर में आई और उसके बाद में एपीआई राजकुमार
उसको पूछताछ के लिए एक लेडीज़ कांस्टेबल के साथ में लिए। उसके बाद में उसका दिया हुआ रिपोर्ट लिखने में, चूँकि वो ठीक से बता नहीं पा रही थी, इसीलिए पूछताछ करके लिखने में एक करीब 1.5 से 2 घंटे का समय लगा। और उसके बाद में उसमें ऑफेंस रजिस्टर किया गया और ऑफेंस रजिस्टर करने के तुरंत बाद उसमें की जो लेडीज़ आरोपी है उसको हम लोगों ने उसके आश्रम में से जाके अरेस्ट किया है और उसका 3 दिन तक PCR भी लिया हुआ है। किसी भी तरह का डिले इसमें हुआ नहीं है और किस कारण से इस चीज़ को इशू बनाया गया है इस बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। ये तो अब इन्वेस्टिगेशन जारी है, इन्वेस्टिगेशन के आखिर में ये पता चलेगा और उसके संबंध में हम लोग जो तपास करना है उस तपास को कर रहे हैं। राज्य सरकार चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन की ओर से अपनी कई मांगों को लेकर नागपुर के संविधान चौक पर आमरण उपोषण किया जा रहा है, जिसमें बड़ी संख्या में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी शामिल है। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी ये प्रशासन के कई दफ्तरों में काम करते हैं, जिसे सबसे कम वेतन प्रशासन की ओर से दिया जाता है। लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से अगले 10 वर्षों में 30% जगह इनकी खाली की जाने वाली है, जिस वजह से अब 50% नौकरियां ही इनकी बची है। केंद्र सरकार इनकी बची कुची नौकरियां भी बंद करने में लगी है। इसी बात का विरोध करते हुए नागपुर के संविधान चौक पर राज्य सरकारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी मध्यवर्ती संगठन की ओर से आमरण उपोषण किया जा रहा है। भाऊ साहेब पठान के साथ कई कर्मचारी इस उपोषण में बैठे हैं। आज यहाँ पे महाराष्ट्र राज्य सरकारी कर्मचारी संगठन के तरफ से कर्मचारी के कुछ रिक्त मांगों के बारे में यहाँ आज नागपुर के विधान भवन पर हमारा आज मोर्चा का आयोजन किया गया है। इस मोर्चे के अंदर हमारी जो स्टेट गवर्नमेंट के पास की जो मांगी है, मांगी मान्य करने के लिए हमारे स्टेट के अध्यक्ष भाऊ साहेब पठान यहाँ आमरण उपोषण के लिए बैठे हुए हैं और इनके आमरण उपोषण के साथ में आखा महाराष्ट्र इनके साथ में है। हर जिले के अंदर आमरण उपोषण, चक्रीय उपोषण का कार्यक्रम चल रहा है। हमारी सरकार की एक ही मांग है कि जो हमारी डिमांड है, उसके डिमांड के अंदर फर्स्ट हमारी डिमांड है कि अनुकंपा नौकर भर्ती जल्द से जल्द किया जाए, रिक्त जगह जल्द से जल्द भरा जाए। दुकाई भत्ते में 500 रुपए की बढ़ोतरी की जानी चाहिए। खाली पड़े हुए पदों की जगह जल्द से जल्द भर देनी चाहिए। ऐसे ही कई मांगों को लेकर ये कर्मचारी आमरण उपोषण पर बैठे हैं। जब तक सरकार इनकी मांगों को न्याय नहीं दे तब तक ये उपोषण ऐसे ही जारी रहेगा, ऐसा कर्मचारियों का कहना है। ऐसे मांगने लेके मैं हमेशा ही सरकार को पत्र व्यवहार करे, पाठ पुरावा करे, निदर्शने करे, आंदोलन करे, मगर सरकार जागी होता नहीं है। कि अभी परसों माननीय मुख्य सचिव ने मीटिंग ली है। मीटिंग लेने के बाद में छोटे मोटे जो प्रश्न उन्होंने हाँ करते गए। जो ये मुख्य प्रश्न आए तो बोले मेरे हाथ में नहीं है, मुख्यमंत्री साहब के हाथ में है। तो हम बोले हमको मुख्यमंत्री साहब से ही बोलना है। मुख्यमंत्री साहब बोलेंगे तो हमें पीछे आंदोलन लेंगे, न तो नहीं लेंगे। तो अभी वो हिसाब से आंदोलन होना ही है। जब तक मुख्यमंत्री साहब बुलाते नहीं हैं, चर्चा होती नहीं है। जब मैं अभी अमर उपोषण को बैठा हूँ, आखिरी निर्णय जब तक होगा नहीं, इसलिए अगर वो मेरा प्राण गए तो भी चलेगा, परंतु मैं उठने वाला नहीं हूँ, इतना बोलता हूँ। ज्येष्ठ नागरिक निराधार व अत्याचार मुक्ति संघर्ष समिति की ओर से मंगलाताई ठग इनके नेतृत्व में हिंगन घाट के उप विभागीय कार्यालय पर पैदल शांति मोर्चा निकाला गया। संजय गांधी निराधार योजना और श्रावण बाढ़ योजना इनकी मांगों को लेकर शांति के साथ लोग चल रहे थे।
ज्येष्ठ नागरिक अत्याचार मुक्ति संघर्ष समिति हिंगनघाट की ओर से संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाढ़ वृद्धाप कार्ड योजना अंतर्गत लाभार्थियों को मिलने वाले मासिक अनुदान में सुधार न हो और इन योजना को सही रूप से कार्यान्वित की जाए। ये योजना कागजी दस्तावेजों से निकलकर लोगों तक पहुंचे। इन मांगों को लेकर सामाजिक कार्यकर्ता मंगलाताई ठग इनके नेतृत्व में शांतिपूर्वक पैदल मोर्चा निकाला गया। साथ ही इन योजनाओं के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को आजीवन रेलवे यात्रा की सुविधा, आरोग्य सेवा दी जाए, इस मांगों को लेकर निवेदन दिया गया। यह मोर्चा अंबेडकर प्रतिमा से लेकर विभागीय कार्यालय तक निकाला गया। नागपुर के इमामवाड़ा पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले मोक्षधाम के समीप उस समय सनसनी फैल गई जब वहां से गुजरने वाले नाले में एक अज्ञात व्यक्ति की लाश मिली। यह खबर आग की तरह पूरे परिसर में फैल गई, जिस वजह से लोग वहां इकट्ठा हो गए। पुलिस ने लाश को नाले से बाहर निकाला, मगर अभी तक लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस आगे की जाँच कर रही है। देश के कई गांवों में दलित बस्ती सुधार योजना सरकार की ओर से शुरू की गई है, लेकिन इस योजना के तहत आने वाले काम ठीक तरह से नहीं किए जा रहे हैं, जिसका उदाहरण हमें महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के उबाड़खेड़ गांव में देखने मिलता है, जहां दलित बस्ती सुधार के नाम पर मिट्टी की सड़कें बनाई जा रही है। दलित बस्ती सुधार योजना ये पूरे देश में चलाई जा रही है, जिसके तहत देश के सभी दलित बस्तियों को सुधारा जा रहा है। लेकिन कई जगहों पर इस योजना के तहत होने वाले काम ठीक से नहीं किए जा रहे। ऐसा एक उदाहरण महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले के अंतर्गत मोताला तहसील के उबाड़खेड़ गांव से सामने आया है, जहां दलित बस्ती सुधार के नाम पर मिट्टी की सड़कें बनाई जा रही है। इस गांव में सीमेंट की सड़कें बनाई जानी थी, लेकिन जो सड़कें गांव में बनाई गई वहां सीमेंट नाम मात्र है और बहुत ही कम पैमाने में इसका इस्तेमाल किया गया है और मिट्टी और रेत का इस्तेमाल कर सड़कें बनाई गई। या पाण्यामुळे पहिले याच्यामध्ये सिमेंटच कमी वापरलं, गिट्टी रेती हे ज्यादा वापरली, गिट्टी बी वापरली तर फक्त बारीक चुरा वापरला गेला। ह्या ज्या नाल्या ह्या एस्टिमेटमध्ये नाही, या रोडची नाली यांनी काढली नाही काढून अजून मिस्त्री लोकांना यांना सांगलं की बा आम्ही तुम्हाला मारल्यासारखं करू, तुम्ही लढल्यासारखं करा, तुम्ही याचं कोणाचं ऐकायचं नाही, आम्ही जे तुम्हाला अंधारात सांगितलंय तेच व्हायला पाहिजे। इस तरह की सड़कें बनाई जाने की वजह से दलित बस्ती में रहने वाले लोगों के घरों में बारिश का पानी जा रहा है, जिस कारण बस्ती वालों को कई तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अब सवाल ये उठ रहा है कि जहां सरकार दलित बस्ती सुधार योजना के नाम पर लाखों रुपए दे रही है, लेकिन इन पैसों का इस्तेमाल दलित बस्ती पर होता हुआ तो नजर नहीं आ रहा। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में बढ़ोतरी की जानी चाहिए और सरकारी सुविधाओं का उन्हें लाभ दिया जाए। ऐसी कई मांगों को लेकर मंगलवार को नागपुर के संविधान चौक पर आंगनवाड़ी कर्मचारी HMS की ओर से धरना दिया गया। आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा पिछले 4 दशकों से पूरे राज्य की आंगनवाड़ी कर्मचारी और सेविकाओं की समस्याओं को लेकर काम कर रही है। राज्य की सभी आंगनवाड़ी कर्मचारी शासकीय कामों को कर रही है। सरकार ने शासकीय कर्मचारियों को 7वां वेतन लागू किया है, लेकिन आंगनवाड़ी कर्मचारियों के वेतन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी सरकार ने नहीं की है, जिस कारण कई समस्याओं से इस महंगाई की दुनिया में आंगनवाड़ी कर्मचारियों को जूझना पड़ रहा है। इसी वजह से आज नागपुर के संविधान चौक पर आंगनवाड़ी कर्मचारी सभा HMS की ओर से धरना आंदोलन किया गया और जिलाधिकारी को निवेदन देकर इन समस्याओं पर जल्द से जल्द कोई ठोस कदम सरकार ने उठाना चाहिए, ऐसी मांग की गई।
20 सितंबर को आज के दिन हमारी समस्या का जो प्रश्न चिन्ह है उसको सुलझाने के लिए कलेक्टर ऑफिस पर हमने आज के दिन मोर्चा और निदर्शनें करें और कलेक्टर साहब से मिलकर हमारी जो समस्या थी उस समस्या के बारे में चर्चा की। उन्होंने सकारात्मक भूमिका देकर हमारा जो प्रश्न था वो सुलझाने में मदद करने का आश्वासन दिया। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के इंदिरा गांधी मेयो सरकारी अस्पताल की बेहद चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। इस अस्पताल में इलाज कराने आए कुछ बच्चों को एक बेड तक नसीब नहीं हुआ, बल्कि इनका इलाज जमीन पर लेटाकर हो रहा है। मरीज यहां अपना इलाज करवाने आते हैं, पर इस सरकारी अस्पताल की यह हालत देख ऐसा लग रहा है मानो दवाई के साथ साथ 2-4 बीमारियां मरीज अपने साथ मुफ्त में लेकर जरूर जाएंगे। यह तस्वीर देखकर प्रशासन मरीजों के इलाज को लेकर कितना गंभीर है, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हैं।